Hey, hello, boys and girls. So the wait is over for all the CMA inter students who are wanting company law amendments. Those who have done my regular batch, they are not required to do any company law amendment. All the amendments are covered in your regular batch. But in case अगर आप बहुत पहले मेरे से पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो और आप अमेंडमेंट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है. Entire company law amendments are going to be covered for CMA inter students. Even CMA final students should watch this video to keep themselves updated. Predominantly, it is for all the CMA inter students. If you watch this video, entire 1 year amendment I am covering in this video, so that you know if any student has missed any term, he or she does not miss any amendment. वीडियो को पक्का से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, तभी जाकर के जो है ना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगा. सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, हिट द बेल आइकन, कमेंट बॉक्स में पक्का से अपना फीडबैक कमेंट करना. एंड द अमेंडमेंट स्टार्ट्स नाउ. एंड जान करके खुशी होगा, वेरी माइनर अमेंडमेंट्स आर देयर, स्मॉल अमेंडमेंट्स आर देयर, यू जस्ट नीड टू वॉच इट वंस एंड ऑल योर अमेंडमेंट्स विल बी कवर्ड. Notes of these amendments are given in the Telegram group of CMA Inter. Okay, the amendment starts now. सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, जोरदार तालियां. जी हाँ, नवंबर दिसंबर में जो इसका एग्जाम है उसका हम लोग कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है. नवंबर दिसंबर इंटरमीडिएट कंपनी लॉ अमेंडमेंट सेक्शन 1 से लेकर के 148. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले गुड न्यूज ये है दोस्तों कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट मेनी इयर्स देयर आर वेरी वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स इन कंपनी लॉ. गिन करके कुल मिलाकर के अगर एक्चुअल अमेंडमेंट्स का बात करें तो केवल 3 ही अमेंडमेंट, केवल 3 और कुछ नहीं. बट मैं आपको पूरा 1 साल का अमेंडमेंट इस वीडियो में पढ़ा दूं, ठीक है. लास्ट 6 महीना का भी, उसके पहले 6 महीना का भी, तो 1 साल का अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ा दूं. जिन्होंने हमसे करंट में लाइव बैच लिया था उनको ये अमेंडमेंट क्लास नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, सारे अमेंडमेंट्स क्लास में कवर किए जा चुके हैं. बट देख लेने से क्या एक बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है, तो बेटर रहेगा एक बार देख लो. सो कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स सेक्शन 1 से लेकर के 148 फॉर नवंबर दिसंबर 22 एग्जाम्स. ओके गाइस, गुड न्यूज मैंने आपको बता दिया है, वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स आर देयर. लेकिन वार्निंग मैं आपको एक तो दे दूं कि जनरली इंस्टीट्यूट जो है ना अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लास्ट ईयर के जो अमेंडमेंट्स है अभी तक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं, तो कभी भी पूछ सकता है, ये बात समझ लो, ठीक है. वार्निंग है, अमेंडमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर हैव नॉट येट बीन आस्क्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नवंबर दिसंबर 22 एग्जाम्स. सो मस्ट वॉच माय लास्ट टर्म्स अमेंडमेंट क्लास आल्सो. उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना. फिर से सुन लो, मैं आपको 1 साल का अमेंडमेंट इसी वीडियो में करवा दूं. उसके पहले का जो अमेंडमेंट है, उसके पहले 1 साल पहले का जो अमेंडमेंट है वो वीडियो भी देख लेना. सर हम लोग तो सर आपका करंट बैच के स्टूडेंट है, तुम्हारा सारा अमेंडमेंट कवर्ड है, फिर भी देख लेना, रिविजन के काम आ जाएगा. और जो बच्चा मान लो 2-3 टर्म स्किप करके दे रहा है या 3 टर्म पहले मेरे से पढ़ा था, ठीक है, 1 साल का अमेंडमेंट इस वीडियो में मिल जाएगा. 1 साल के पहले का जो अमेंडमेंट है वो उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में देकर के जाऊं. अच्छा, हाँ, रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक बैचेस बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हम लोग कहां से बुक करें. एक ही जगह है, www.meplclasses.com. बहुत कम लोगों को पता है. रेगुलर बैच तो मेरा अवेलेबल है ही, मैंने फास्ट ट्रैक बैच भी बना दिया है, पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया, फुल्ली अमेंडेड है फास्ट ट्रैक बैच लॉ का, ठीक है, जिसका गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और ऐप क्लासेस अवेलेबल है. और मैंने यहाँ पर कोई भी फास्ट ट्रैक में भी ना कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया. तो अगर आपके पास 5 to 6 मंथ्स है तो आप रेगुलर बैच लीजिए, लेकिन अगर आपके पास 5 महीना से कम है टाइम प्रिपेयर करने का, 3 महीना है लगभग, तो आप फास्ट ट्रैक बैच लीजिए. अच्छा, ये वीडियो और जो नोट्स, ये अमेंडमेंट नोट्स देख रहे हो, बेहतरीन अमेंडमेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ये बेहतरीन अमेंडमेंट नोट्स और हैंड रिटन नोट जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा. और ये कौन सा पीरियड को कवर कर रहा है, देखो, जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर 22 में रहता है ना, तो 30 अप्रैल 2022 तक के अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में रहते हैं. आई रिपीट, 30 अप्रैल 2022 तक जितना भी अमेंडमेंट है वो नवंबर दिसंबर 22 वाला बच्चों को पढ़ना है. इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलता कि तुम्हारा एग्जाम नवंबर 2022 में है तो अक्टूबर में जो अमेंडमेंट आया, अक्टूबर 22 में आया वो भी पढ़ो. जिस दिन एग्जाम दे रहे हो सुबह भी अमेंडमेंट जो आया वो भी पढ़ करके, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि 6 महीना पहले तक का जो अमेंडमेंट है वो आपके सिलेबस में रहे. 6 महीना पहले तक के अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में रहे. तो नवंबर 22 में अगर आपका एग्जाम है, नवंबर दिसंबर 22 में, तो 30 अप्रैल 2022 तक जितने भी अमेंडमेंट है वो आपके सिलेबस, ठीक है. तो मैं इस वीडियो में 30 अप्रैल 2022 तक के सारे अमेंडमेंट कवर कर दूंगा, 1 नवंबर 21 से 30 अप्रैल 2022. और लास्ट टर्म के अमेंडमेंट्स भी मैंने बताया ना, मैं 1 साल का अमेंडमेंट कवर कर रहा हूं, तो ये पिछला 6 महीना का और ये उसके पहले का 6 महीना का 2 टर्म का अमेंडमेंट इस वीडियो में कवर होगा. मैं फीस आपसे चाहता हूं अमेंडमेंट और रिविजन का. रिविजन 1 सितंबर से चालू हो रहा है. मैं आपसे फीस चाहता हूं अमेंडमेंट एंड रिविजन का, आपका बढ़िया नंबर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है. चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो, वीडियो लाइक करो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है. मैं लाइक इसलिए करने बोलता हूं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, और मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं. मैं ये सब वीडियोस भी जो है ना मोनेटाइज नहीं करता, ठीक है. तो भाई
मैं आपसे यही बोलूंगा कि अमेंडमेंट और रिवीजन का मेरा फीस सिर्फ इतना ही है, बस आपका अच्छा नंबर, एग्जामिशन चाहिए मेरे को लॉ में, बस यही मेरा फीस है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों। अब हम लोग चैप्टर 2 में आ रहे हैं। चैप्टर 2 जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 2 क्या होता है बेटा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इncidental thereat। चैप्टर 2 डील्स विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इncidental theat। अब आ ही गए हो तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना। वीडियो को लाइक बटन दबा दो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। कम ऑन गाइस, वीडियो को लाइक बटन दबा दिया, अभी दबा दो। अच्छा, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा हल्का कोशिश तो करो। हाँ, अब पढ़ो ध्यान से। लगेगा नहीं कि तुम स्क्रीन के पीछे बैठे हो, लगेगा एकदम हम तुम्हारे सामने बैठे हैं एकदम, ठीक है ना। ऐसा एनर्जी क्रिएट कर देंगे तुम्हारे आसपास। So chapter 2 incorporation of company and matters incidental thereto। इसमें जो अमेंडमेंट है ना सेक्शन 16, ये पिछला 6 महीना में नहीं आया है, ये उसके भी पहले का अमेंडमेंट है। सितंबर 2021 का अमेंडमेंट है, सितंबर 2021 का अमेंडमेंट है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इस वीडियो में मैं पूरे 1 साल का अमेंडमेंट कवर कर दूंगा और बहुत फास्ट, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलो, तो सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, थोड़ा याद करो, मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। सेक्शन 16 क्या बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं खाली अमेंडमेंट बताऊंगा। अमेंडमेंट खाली इतना ही है, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज बी है ना, उसमें पहले जो 6 महीना था वो 3 महीना हो गया। अमेंडमेंट ये है कि सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी में इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स इट इज नाउ 3 मंथ्स। बट है क्या सर सेक्शन 16, वो तो बताइए। श्योर श्योर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जो भी अमेंडमेंट है मैंने उसको रेड कलर से लिखा है, ठीक है। ब्लू और ग्रीन अमेंडमेंट नहीं है, ब्लू और ग्रीन अमेंडमेंट नहीं है, रेड कलर वाला जो पोर्शन है वो अमेंडमेंट है। क्लियर है? चलो, सेक्शन 16, सेक्शन 16 आपको याद होना चाहिए कि सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन रहता था सेक्शन 16 में? रीजनल डायरेक्टर, आरडी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर, यहां पर जो सीजी है, सीजी के पास पावर रहता है। सीजी यहां पर कौन? आरडी। आरडी के पास पावर रहता है। क्या पावर रहता है? कि ऐसा कंपनी whose name is identical or too nearly resemble, company whose name is identical or too nearly resemble with an existing company's name। अगर एक कंपनी तुमने खोला जिसका नाम जो है ना तुमने रखा, ऐसा नाम रखा विच इज आइडेंटिकल, सेम नाम रख दिया, एक एग्जिस्टिंग कंपनी का जो नाम था, तुम्हारा नया कंपनी का भी सेम नाम तुमने रख दिया, या फिर बहुत हद तक मिलता जुलता नाम रख दिया। टाटा सन्स है, तुमने नाम रख दिया टाटा, 2 ए लगा दिया, तो यार ये तो टू नियरली रिजेंबल हो गया। या फिर टाटा सन्स है, तुमने भी टाटा सन्स बोल दिया, ये तो आइडेंटिकल हो गया। या टाटा सन्स है, तुमने TAATA एक एक्स्ट्रा लगा करके बोल दिया, ये तो नाम आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल नहीं है बट टू नियरली रिजेंबल तो है। तो ऐसे केस में सीजी यानी आरडी के पास पावर है, सीजी यानी रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है टू डायरेक्ट द न्यू कंपनी, क्या है नया कंपनी, अपना नाम चेंज कर, बिकॉज योर नेम इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल विद एन एक्जिस्टिंग कंपनी। तो सीजी हैज अ पावर टू डायरेक्ट द न्यू कंपनी टू चेंज द नेम, एंड न्यू कंपनी must change the name by passing ordinary resolution in general meeting। अमेंडमेंट क्लास में ओवर नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू कंपनी मस्ट चेंज द नेम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच डायरेक्शन। याद आया ना सर? मक्खन की तरह याद आ गया। फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ याद आया कि नहीं आया। फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ याद आया कि नहीं आया। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 याद आया क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि सीजी जो आरडी रहता है ना, हैज अ पावर, सीजी यानी आरडी हैज अ पावर टू डायरेक्ट द न्यू कंपनी टू चेंज इट्स नेम if its name is identical or too nearly resemble with an existing company, and new company must change the name within 3 months, within 3 months of the direction received from city, within 3 months of direction of by passing orange। तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज है एज इट इज है। क्लॉज बी, ये तो एक केस हुआ। देखो यहां पर क्या लिखा है, सीजीआरडी में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम इफ नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल, नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल, है ना, विद द नेम ऑफ एक्जिस्टिंग कंपनी। तब फिर कंपनी को नाम चेंज करना पड़ता था 3 महीना के अंदर बाई पासिंग ऑरेंज। ये तो एक एग्जिस्टिंग था, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें। एक और केस था जब सीजी यानी आरडी नया कंपनी को अपना नाम चेंज करने बोलता था। पता है कब? जब नया कंपनी ऐसा नाम यूज किया विच इन्फ्रिंजेस एन एग्जिस्टिंग कंपनी ट्रेडमार्क। नया कंपनी एक ऐसा नाम यूज किया विच इन्फ्रिंजेस एन एग्जिस्टिंग कंपनी ट्रेडमार्क। नया कंपनी का नाम जो है ना वो आइडेंटिकल या टू नियर रिजेंबल नहीं है, लेकिन इट इन्फ्रिंजेस, इन्फ्रिंजेस मतलब वायलेट्स, वायलेट्स द ट्रेडमार्क ऑफ एन एक्जिस्टिंग कंपनी। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सब लोग सुन रखा है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस का ना ट्रेडमार्क ले रखा है, ट्रेडमार्क रिलायंस का।
तो मैंने अपना एक नया कंपनी खोला और नाम रखा रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बात बताइए, रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्या आइडेंटिकल और टू नियर रिजेंबल है क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ? फटाफट मेरे को बताओ यार, कम ऑन टॉक टू मी। रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मैंने एक नया कंपनी खोला जिसका नाम रखा रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इज दिस नेम आइडेंटिकल और टू नियर रिजेंबल विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में बहुत फर्क है, आइडेंटिकल और टू नियर रिजेंबल तो नहीं है। बट फिर भी मैंने जो नया कंपनी खोला है रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मैंने रिलायंस वर्ड यूज कर लिया है, रिलायंस का ट्रेडमार्क है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पास, मोटा भाई के पास। तो भाई क्योंकि मैंने एक ऐसा नाम यूज किया विच इन्फ्रिंजेस यानी वायलेट्स द ट्रेडमार्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तो पता है फिर वो एग्जिस्टिंग कंपनी के पास क्या पावर है? एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका ट्रेडमार्क मैंने वायलेट किया है, वो एग्जिस्टिंग कंपनी रीजनल डायरेक्टर को कंप्लेन कर सकता है विद इन 3 इयर्स। 3 साल का समय है एग्जिस्टिंग कंपनी के पास। एग्जिस्टिंग कंपनी कैन कंप्लेन, अरे यार ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क कौन? एग्जिस्टिंग कंपनी कैन कंप्लेन टू रीजनल डायरेक्टर विद इन 3 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी। मैंने जिस दिन रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड खोला, यहां से 3 साल के अंदर जो ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क है यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो कंप्लेन कर सकता है आरडी को 3 साल के अंदर। फिर आरडी ऑब्वियस सा बात है नाम चेंज करने बोलेगा, आरडी ऑब्वियस सा बात है नाम चेंज करने बोलेगा। आरडी नाम चेंज करने किसको बोलेगा? नया कंपनी को, मेरे कंपनी को नाम चेंज करने बोलेगा। और मेरे कंपनी को नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन, पहले होता था 6 मंथ्स, लेकिन अब बोल दिया 3, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ठीक है ना? आरडी जिस दिन मेरे को डायरेक्शन देगा कि भाई तेरा कंपनी का जो नाम है ना, इट इन्फ्रिंजेस वायलेट्स द ट्रेडमार्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इसलिए आरडी मेरे को डायरेक्शन दे रहा है ए चेंज कर अपना नाम, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा विद इन, पहले 6 मंथ्स था, अभी काट करके 3 मंथ्स हो गए, विद इन 3 मंथ्स ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय आरडी, बाईपासिंग वारंटी पास करके हम नया नाम, हम कोई नया नाम रख लेंगे, हम अपना नाम चेंज कर लेंगे विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आरडी, बाईपासिंग वारंटी। तो देखो, जब मेरा नाम आइडेंटिकल या टू नियर रिजेंबल रहता था तभी भी 3 महीना में चेंज करना रहता था। जब मेरा नाम इन्फ्रिंज किया, ट्रेडमार्क, किसी का ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज किया, तब पहले बोलता था कि आरडी जब बोलेगा ना नाम चेंज करो क्योंकि तुम्हारा नाम इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है ट्रेडमार्क, तो तुमको 6 महीना में चेंज करना है। वो 6 महीना काट करके अब 3 मंथ्स हो गया, ताकि कंसिस्टेंसी रहे, क्लॉज ए और क्लॉज बी में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर। अब याद रखना भी आसान है, बच्चा भी यही बोल रहा है सर अब याद रखना भी आसान है, बिल्कुल सही अर्पण, बिल्कुल सही, अब याद रखना भी आसान है, शाबाश। और ये लॉजिक भी नहीं था ना, एक जगह 3 महीना दे रहे हो, एक जगह 6 महीना दे रहे हो, है ना? नाम चेंज करना है, कंसिस्टेंसी रखो ना लॉ में, तो 3 महीना टाइम दे दिया। सर 3 साल क्या था? 3 साल तो था बेटा कि मैंने अगर ट्रेडमार्क किसी का वायलेट किया है, तो जिसका ट्रेडमार्क मैंने वायलेट किया है वो जा सकता है 3 साल के अंदर आरडी के पास, समझ में आ गया? और आरडी मेरे को नाम चेंज करने बोलेगा और मेरे को करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ डायरेक्ट बाईपासिंग वारंटी। ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 पूरा क्लियर है बेटा? क्लॉज ए क्लॉज बी, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 सुन लो क्या बोलता है। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कोई अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट जब आएगा रेड कलर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ कोई रेड कलर है नहीं, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं। कंपनी जब अपना नाम चेंज कर लेगा 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ता है कि नया नाम क्या। ऑब्वियस बात है ना, कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ चेंजिंग इट्स नेम शैल इन्फॉर्म आरओसी अलॉन्ग विद आरडी का ऑर्डर, कि देखो आरडी का ऑर्डर आया था इसलिए मैंने नाम चेंज किया, 15 दिन के अंदर आरओसी को बता देगा कंपनी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में पहले फाइन होता था, अब वो फाइन हट गया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बोलता था कि अगर आरडी ने कंपनी को नाम चेंज करने बोला एंड कंपनी फेल्स टू चेंज द नेम विद इन 3 मंथ्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ आरडी, कंपनी फेल्स टू चेंज द नेम विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय आरडी, तब ये सब फाइन वगैरह लगता था। भूल जाओ, फाइन वगैरह हट चुका है, और लॉजिक भी था फाइन हटाने का। देख भाई सेक्शन 16 में पर्पस क्या था बता, भाई सेक्शन 16 का पर्पस क्या था ये बता मेरे बच्चे। कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम इधर देखो, एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम आइडेंटिकल है या टू नियर रिजेंबल है या उसने किसी का ट्रेडमार्क वायलेट किया है, तो आरडी उसको बोलेगा नाम चेंज करो, आरडी उसको बोलेगा नाम चेंज करो, और 3 महीने में नाम चेंज करना पड़ेगा। पर्पस था एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज करवाना। क्या फाइन लगाने से वो पर्पस अचीव हो जाएगा? मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी बोल दिया हाँ नहीं करेंगे नाम चेंज, फाइन दे देंगे, क्या इससे पर्पस अचीव हो जाएगा? नहीं ना। अरे मेरे मुंह से एग्जिस्टिंग कंपनी निकला क्या? अरे भाई पर्पस था, मैं बोल रहा है एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ इंसाफ करना, जो ऑलरेडी कंपनी खुला हुआ है भाई उसके साथ इंसाफ करना। जो नया कंपनी बदमाशी किया है, नाम आइडेंटिकल टू नियर रिजेंबल रख करके, पर्पस क्या था कि ये नया कंपनी जो बदमाशी किया है सेम नाम खोल करके या ट्रेडमार्क वायलेट करके इसका नाम चेंज कराना पर्पस था।
पर्पस से एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ इंसाफ करना। अब अगर मान लो नया कंपनी बोल दिया हम नाम नहीं चेंज करेंगे, फाइन दे देंगे, क्या इससे एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ इंसाफ हो जाएगा? क्या नहीं होगा? लॉ मेकर्स को भी ये बात समझ में आया और लॉ मेकर्स बोले कि नया कंपनी अगर नाम चेंज नहीं कर रहा है ना हम लोग के बोलने पर, हाँ पहले फाइन था ना, वो फाइन वाइन हटाओ। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, आरडी खुद नाम चेंज कर देगा और उसका नया नाम रख देगा। वाओ मैन, नया कंपनी बोलने के बावजूद भी, नया कंपनी whose name is identical या too nearly resemble या फिर who has violated the trademark of an existing company, if refuses to change the name, fails to change the name within 3 months of direction given by RD, if new company, नया company whose name is identical, too nearly resemble or infringes the trademark of an existing company, in spite of RD's direction, new company fails to change the name within 3 months, RD will give a new name to that company. RD will change the name और ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा नया नाम का। ये देखो, ये हुआ इंसाफ। इफ अ कंपनी डिफॉल्ट्स, कंपनी नहीं मान रहा है बात, कंपनी डिफॉल्ट्स इन कंप्लाइंग विद सीजी का डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 जो हम लोग पढ़े, तो सीजी यहां पर आरडी है, शैल अलॉट अ न्यू नेम, आरडी एक नया नाम दे देगा। तुम नाम नहीं चेंज कर रहे ना, हम कर देते हैं। आरडी शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। और फिर आरओसी क्या करेगा? आरओसी जो नया नाम आरडी देगा ना, आरडी नया नाम दे दिया, आरओसी वो नया नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रिकॉर्ड कर लेगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ROC shall enter new name in the register of company in place of the old name. Old name हटा करके नया नाम डाल देगा and issue fresh certificate of incorporation containing new name of the company. हाँ, अब मान लो नया कंपनी जो था उसका नाम तो आरडी ने चेंज कर दिया, तेरे को वो नाम पसंद नहीं आ रहा है, तुम अपना नाम तो चेंज कर ही सकता है। सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में ये देखो, प्रोवाइडेड दैट nothing in this subsection shall prevent the company from changing its name subsequently under section 13. Obvious सा बात है, nothing is preventing you, nothing is stopping you from changing the name yourself under section 13. अब तुम सेक्शन 13 में नाम चेंज कर ही सकता है। जिसको सेक्शन नंबर 13 याद है ना, नाम चेंज करने के लिए सेक्शन 13 में सुओ मोटो ओन मोशन अगर कंपनी नाम चेंज करना चाहता है तो एसआर इन जीएम एंड अप्रूवल ऑफ सीजी, यहां पर सीजी आरओसी था, सेक्शन 13 में सीजी कौन था? आरओसी। तो ये हुआ अमेंडमेंट आपका, ठीक है, 1 सितंबर 2021 अमेंडमेंट लागू था दोस्तों। फिर चैप्टर नंबर 3 जो प्रोस्पेक्टस है, चैप्टर नंबर 4 जो शेयर कैपिटल है और चैप्टर नंबर 5 जो डिपॉजिट है। तालिया, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। इस बात पर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो अब तो दबा दो लाइक बटन, ठोक दो लाइक बटन, क्रैश द लाइक बटन यार, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। तो चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं। चैप्टर 6 में एक छोटू सा अमेंडमेंट है, चैप्टर 6 और 7 में दोनों में एक छोटा छोटा अमेंडमेंट है और करंट टर्म में ताजा ताजा अमेंडमेंट आया है। 27 अप्रैल का एक अमेंडमेंट है और एक 6 अप्रैल का अमेंडमेंट है। चैप्टर 6 चार्जेस वाला जो अमेंडमेंट है 27 अप्रैल का और चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला 6 अप्रैल का है। मैं अमेंडमेंट क्लास में थोड़ा फास्ट बोलता हूं क्योंकि अमेंडमेंट उन्हीं लोग करते हैं जिन लोग का एग्जाम सर पे रहता है। तो मेरे को पता है ईच एंड एवरी सेकंड इज अ गोल्ड डस्ट फॉर यू, ईच एंड एवरी सेकंड इज अ गोल्ड डस्ट फॉर यू, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, राइट। चलिए जनाब आइए, फोकस करिए। कम ऑन गाइस, फोकस। चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जैसा आप जानते हैं चैप्टर नंबर 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अमेंडमेंट का डेट भी याद करना रहता है क्या? कुछ स्टूडेंट लोग के मन में डाउट रहता है तो अमेंडमेंट का डेट वगैरह याद करना है क्या? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, आपको अमेंडमेंट का डेट वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं करना, बिल्कुल भी आपको अमेंडमेंट का डेट वगैरह जो है याद नहीं करना है। तरुण, इट विल बी कवर्ड सेपरेटली। चलो, चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, छोटू सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है सुन लो, मैं पूरा अमेंडमेंट बता देता हूं आपको, समझा देता हूं। बहुत बार क्या होता है, जो बैंकिंग कंपनीज रहते हैं ना, अरे बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तो बहुत बार बैंकिंग कंपनीज यानी बैंक्स जो रहता है ना, आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लेता है, पता है ना आपको? बैंक्स जो है, अरे आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, पता है ना ये बात? तो बैंक्स को अगर फाइनेंस का दरकार रहता है, फाइनेंस का, तो कभी कभार बैंक लोग जो है ना शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म एडवांसेस किससे लेता है? आरबीआई से। लेकिन आरबीआई भी ना बोलता है बैंक, आरबीआई बैंक को बोलता है हम तुमको लोन तो दे रहे हैं, बदले में तुम भी कुछ गिरवी रखो। अब जैसे मान लो बैंक के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, यही सब गिरवी रख देता है बैंक आरबीआई के पास। तो जो भी
चार्ज क्रिएट हो रहा है, बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, आई रिपीट, बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, तो बदले में कुछ एसेट गिरवी रखेगा आरबीआई को, से फॉर एग्जांपल प्रोमिसरी नोट, उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है इन फेवर ऑफ आरबीआई, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का दरकार नहीं, एग्जेम्पशन मिल गया। तो ये छोटू सा अमेंडमेंट है कि बैंक जब शॉर्ट टर्म लोन लेता है आरबीआई से, बैंक जब शॉर्ट टर्म लोन लेता है आरबीआई से और चार्ज क्रिएट करता है इन फेवर ऑफ आरबीआई, उसका रजिस्ट्रेशन आपको आरओसी के पास करवाने का दरकार नहीं है, एग्जेम्पशन। एकदम सिंपल सा अमेंडमेंट है ये देखिए। तो रूल 3, ठीक है, रूल 3 जो फॉर्म नंबर का बात करता है ना कि वंस अ चार्ज इज क्रिएटेड, जब भी चार्ज क्रिएट होगा विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज, जब चार्ज क्रिएट होता है वहां से 30 डेज के अंदर हम लोग को चार्ज रजिस्टर कराना पड़ता है ना उसके पास, याद आया ना, बाय पेइंग नॉर्मल फीस। फिर नेक्स्ट जो अपना रहता है, नेक्स्ट 30 डेज क्या रहता है, एडिशनल फीस, याद आया ना। फिर नेक्स्ट 60 डेज एड वैलोरम फीस, वो सब कुछ भी नहीं करना है इफ द चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड इन फेवर ऑफ आरबीआई बिकॉज बैंक हैज टेकन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम आरबीआई, ठीक है ना। तो वो फॉर्म CHG 1 CHG 9 वो सब कुछ जमा नहीं करना। तो रूल 3 के बाद एक सब रूल 4 लाया गया, ठीक है ना। इन रूल 3 आफ्टर सब रूल 4, मतलब रूल 3 का सब रूल 4 के बाद एक सब रूल लाया गया, सब रूल 5 अमेंडमेंट है, सब रूल 5 इंसर्ट किया, बोला गया कि ये रूल को फॉलो नहीं करना है। रूल को फॉलो नहीं करना मतलब वो चार्ज को रजिस्टर करवाने जो बोले थे नहीं करवाना है, ठीक है। कौन सा वाला चार्ज, चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77 इन फेवर ऑफ आरबीआई, उस चार्जेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा विच आर क्रिएटेड और मॉडिफाइड इन फेवर ऑफ आरबीआई व्हेन एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट, व्हेन एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट, यानी व्हेन एनी लोन एंड एडवांस मेड टू बैंक। पक्का? तो एकदम छोटा सा अमेंडमेंट है, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो दोस्तों, फिर से सुन लो कि बहुत बार बैंक जो है शॉर्ट टर्म लोन लेता है आरबीआई से, बैंक अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया आरबीआई से तो कुछ गिरवी रखेगा आरबीआई को, चार्ज क्रिएट हुआ इन फेवर ऑफ आरबीआई, वो चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, ये एग्जाम्पशन। ये था चैप्टर 6, बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट। चैप्टर नंबर 7 में आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिल जीत लेने वाला अमेंडमेंट है, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है लेकिन दिल जीत लेने वाला अमेंडमेंट है। लेकिन अभी तक बच्चों ने वीडियो को लाइक बटन नहीं दबाया, जो बच्चे बिना वीडियो लाइक बटन दबाए यहां तक पहुंच गए, पाप लगेगा पाप, अभी के अभी लाइक बटन दबा दो बेटा। ये क्या है भाई, पॉजिटिविटी तो लेकर के आओ यार, इतना नेगेटिविटी क्यों है यार। और दूसरा बात, ये आपको नोट्स कहां मिल जाएंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, पिन किया हुआ रहेगा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि बच्चों एक दूसरे का डाउट्स वगैरह जो है ना आपस में सॉल्व कर सकते हैं, और नोट्स वगैरह भी सब वहीं पर है। और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन कौन दबाएगा भाई, बेल आइकन दबा दो तभी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि 1 सितंबर से डेली रिवीजन चालू। जिन्होंने नवंबर 22 का करंट बैच लिया है, ये वाला अमेंडमेंट जो है ना वो देखें, क्योंकि नवंबर 22 का जो करंट बैच था उसमें हमने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है वो पढ़ लिया था मार्च अप्रैल में, उस समय तक ये अमेंडमेंट आया नहीं था, तो ना हमारा बैच तो कंप्लीट ही हो गया था ना अप्रैल में, ये 6 अप्रैल को अमेंडमेंट आया। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ लिया था जनवरी फरवरी या मार्च, छोटू सा अमेंडमेंट है। क्या है ये छोटू सा अमेंडमेंट, देख, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 94 से रिलेटेड अमेंडमेंट है। एक बात बताओ, कोई भी मेंबर, कोई भी मेंबर क्या रजिस्टर और मेंबर्स वगैरह आकर के इंस्पेक्ट कर सकता है? कर सकता है ना रजिस्टर और मेंबर, लेकिन ना उसमें ना क्या दिक्कत होता था, आप रजिस्टर और मेंबर आकर के इंस्पेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रजिस्टर मेंबर इंस्पेक्ट करने से दिक्कत ये हो जाता था, वहां पर मेंबर लोग का फोन नंबर, ईमेल, भाई बा, फोन नंबर ईमेल सब दिख जाता था। अब मेरे को जो है ना कॉल आना चालू हो गए गलत गलत इंसान के, मेरा तो प्राइवेसी ब्रीच हो गया। नंबर कहां से मिला, मैंने वो ब्लैकमेलर से पूछा, हैरेस करने वाले इंसान से, तेरे को नंबर कहां से मिला? बोला मोहित अग्रवाल सर, आपका जो नंबर है ना वो मैंने रिलायंस का रजिस्टर और मेंबर जाकर इंस्पेक्ट किया था, वहां से मिल गया। यार ये तो बड़ा गलत बात है यार। लॉ मेकर्स ने फाइनली इस बात को समझा
कि रजिस्टर और मेंबर में जब इंस्पेक्शन करने दे रहे हैं लोगों को, तो उसमें कुछ कुछ चीज जो है ना, प्राइवेसी मेंटेन करिए मेंबर लोग का भी, मत दिखाइए इंस्पेक्शन के लिए। रजिस्टर और मेंबर इंस्पेक्ट करवाइए, बट पर्सनल जो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा आधार नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार नंबर ही हुआ, और मेरा पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये 4 चीज आप नहीं दिखा सकते किसी को भी। मेंबर का ये 4 चीज आप किसी को भी नहीं दिखा सकते, ना ही वो एक्सट्रैक्ट और कॉपी ले सकेगा ये 4 चीज का, ना ही वो इंस्पेक्ट कर सकेगा, ना ही एक्सट्रैक्ट और कॉपी ले सकेगा ये 4 चीज का। क्या 4 चीज का? किसी भी मेंबर का फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार, और एक पैन। ठीक है, तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, देख लो, देख लो जनाब। बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, मतलब भाड़ में गया जो सब रूल 1 और 2 में लिखा हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर, मतलब रजिस्टर और मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर, समझ में आया? शैल नॉट बी मेड अवेलेबल, यहां ढक गया रे, शैल नॉट बी मेड अवेलेबल, मैं लिख देता हूं, शैल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर एनी इंस्पेक्शन। ठीक है ना? तो भाई क्या क्या चीज शैल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर एनी इंस्पेक्शन और फॉर टेकिंग एक्सट्रैक्ट और कॉपी, ना इंस्पेक्ट करने देना, ना ही एक्सट्रैक्ट, ना ही कॉपीज करने देना ऑफ सेक्शन 94। क्या क्या 4 चीज? मेंबर का ये 4 चीज आप किसी को भी नहीं दिखा सकते। एड्रेस या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस अगर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार एंड पैन। 4 चीज मेरे को बता दो। एड्रेस या फिर फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड पैन, ये 4 चीज आप किसी को भी नहीं दिखा सकते। मक्खन है सर। तो इसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये एक अमेंडमेंट है, ध्यान में रखना। फिर आ जाइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 का अमेंडमेंट बस बेटा खत्म होने वाला है। चैप्टर 8 का एक छोटा सा अमेंडमेंट है जैसे आप देख रहे हैं, और चैप्टर 9 का एक छोटा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट सारा खत्म। ठीक है, बस 5 से 10 मिनट और, 5 से 10 मिनट और गाइस, 5 से 10 मिनट और। आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, चैप्टर नंबर 8 का अमेंडमेंट में आपका स्वागत है। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अच्छा वीडियो को स्टार्टिंग से देखना था आपको, आप बीच बीच में वीडियो देखेंगे तो आपको ये नहीं, बीच बीच में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरा ना नवंबर 21 में लिया था, मेरा मई 21 में लिया हुआ था, मेरा मई 22 में लिया हुआ था, मेरा नवंबर 22 में लिखा हुआ था, लिया हुआ था। ठीक है, मेरा मई 23 के लिया हुआ था, मेरे को कौन सा अमेंडमेंट करना है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था, आप अगर लेट आए हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा। चलो आ जाओ, चैप्टर नंबर 8, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। चैप्टर नंबर 8 का अमेंडमेंट, छोटू सा अमेंडमेंट है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो भी 6 महीना के पहले वाला, मतलब लास्ट टू लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है, लास्ट टर्म नहीं, लास्ट टू लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है। इसमें एक छोटा सा चीज बोला गया कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता है ना, नाम सुना है ना डिविडेंड चैप्टर में, याद करवा देते हैं, रुक जाओ। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड याद करो, इसमें इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एक फंड है। इस फंड में क्या क्या आता है? जो अनक्लेम डिविडेंड 7 साल से पड़ा हुआ था, याद आया, अनक्लेम डिविडेंड फॉर 7 इयर्स, वो आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर जो 7 साल से मैच्योर होकर के पड़ा हुआ है, लेकिन डिबेंचर होल्डर क्लेम किया, डिपॉजिट होल्डर क्लेम किया, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ, वो सब आईपीएफ में आ जाता है। गवर्नमेंट का ग्रांट आईपीएफ में आ जाता है। आईपीएफ का मेरे को 4-5 आइटम दो। अनक्लेम डिविडेंड फॉर 7 इयर्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, ठीक है, सिंस 7 इयर्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स लाइंग सिंस 7 ईयर, इंटरेस्ट देयर ऑन, गवर्नमेंट का ग्रांट्स, ये सब आईपीएफ में आ जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आ जाता है। एक चीज और आईपीएफ में आ जाएगी। अब वो एक चीज और क्या है जो आईपीएफ में आ जाएगा? ध्यान से सुनो, सेक्शन 90, अलग से मैंने सेक्शन 90 जो है ना पूरा अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर भी। सेक्शन 90 एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, मान लो शेयर किसी ने खरीदा, पैसा कोई और ने दिया, शेयर तुमने खरीदा था, शेयर तुम्हारे नाम पर है, शेयर तुम्हारे नाम पर है, बट यू फेल टू प्रूव कि तुम्हारा फंड से खरीदा।
फंड किसी गुप्त आदमी का लगा है, अज्ञात आदमी का लगा है। शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन योर नेम, बट पैसा किसका है? तुम्हारा नहीं है। पैसा कोई और जगह से आया है, पैसा कहीं और से आया है। उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो जो इंसान, ये डिक्लेरेशन करना पड़ता है, अगर शेयर्स तुम्हारे नाम पर है, शेयर्स तुम्हारे नाम पर है, लेकिन पैसा देने वाला कोई और है, तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का डिक्लेरेशन आता है। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं है, मैं तो खाली रजिस्टर्ड ओनर है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है। इफ यू फेल टू डिक्लेयर दिस, तो ये शेयर जब्त कर लेता है, गवर्नमेंट ये शेयर जब्त कर लेता है। और फिर ये शेयर जब जब्त हो जाता है, 7 साल बाद आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। जो शेयर जब्त किया गया था, क्योंकि आपने सेक्शन 90 का जो डिक्लेरेशन था वो नहीं किया था, सेक्शन 90 का कुछ डिक्लेरेशन होता है, वो अगर आप नहीं करेंगे तो शेयर जब्त कर लिए जाएंगे और फिर 7 साल बाद आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिए। ये लास्ट टू लास्ट टर्म का अमेंडमेंट मक्खन है सर। चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी, चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी गाइस। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी में अगेन ये अमेंडमेंट 2021 का, ये भी लास्ट टू लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है। मेरा पिछला टर्म का अमेंडमेंट वीडियो में भी कवर्ड है, फिर से मैं कवर करवा दे रहा हूं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और इस टर्म का ताजा ताजा ये वाला अमेंडमेंट है 11 फरवरी 2022 वाला, मैं दोनों ही पढ़ा दूं, बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट। चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने सर्कुलर निकाल करके कुछ कुछ चीज क्लैरिफाई किया सीएसआर से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एमसीए ने कुछ कुछ चीज क्लैरिफाई किया। तो देखते हैं एमसीए ने क्या क्या चीज क्लैरिफाई किया भैया, एमसीए ने क्या क्या चीज क्लैरिफाई किया। आइए देखते हैं एमसीए ने क्या क्या चीज क्लैरिफाई। 5 मई 2021 को एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर इज फॉर क्लैरिफिकेशन। एमसीए ने एक सर्कुलर निकाल करके क्लैरिफाई किया कि देखो भैया, याद है 5 मई 2021 वो समय था जब देश में ऑक्सीजन का कमी हो गया था, अचानक से ऑक्सीजन का कमी हो गया था कोरोना के कारण। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है ना, गवर्नमेंट बोला कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्चा करते हैं, वो भी सीएसआर माना जाएगा। स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड्स फॉर क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर, ठीक है ना। अगर आप सीएसआर का रुपया खर्चा कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो भी कौन सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? कोविड केयर के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ठीक है ना, वही ऑक्सीजन से रिलेटेड, वेंटिलेटर से रिलेटेड, तो ये सब सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा। तो आई अगेन रिपीट, कोविड-19 का अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सीएसआर फंड्स यूज कर सकते हैं आप, वो सीएसआर माना जाएगा। फिर सीएसआर से रिलेटेड एक और क्लैरिफिकेशन आया, सीएसआर से रिलेटेड एक और क्लैरिफिकेशन आया। याद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीएसआर माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो आप खर्चा करेंगे वो सीएसआर माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। शेड्यूल 7 में अपने पढ़ते ही हैं, आइटम नंबर 9, आइटम नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7 में अपने पढ़ते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर आप खर्चा करते हैं वो सीएसआर माना। अब यहाँ क्लैरिफिकेशन ये आया कि मान लो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसको आप डोनेशन दे रहे हैं रिसर्च करने के लिए, क्या वो सीएसआर माना जाएगा? हाँ, वो भी सीएसआर माना जाएगा। अगर आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फंड दे रहे हैं रिसर्च करने के लिए, वो भी सीएसआर माना। देखो, इट विल इंक्लूड, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीएसआर है ना, आरएनडी जो है ना सीएसआर, इट विल इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, पब्लिक फंडेड मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकते, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस को आप रिसर्च के लिए पैसा दे सकते हैं, वो सीएसआर माना जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात था। फिर एक क्लैरिफिकेशन और आया कि सीएसआर, सीएसआर क्या हम लोग मिलकर के कर सकते हैं? मान लो रिलायंस और टाटा दोनों मिलकर के एक बड़ा सीएसआर करना चाहता है, एमसीए बोला हाँ मिलकर के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सीएसआर आप अकेले करेंगे तो ही वो सीएसआर माना जाएगा, आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर में भी सीएसआर कर सकते हैं। कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कैसा भी कंपनी हो, कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज में अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटीज अलोन या फिर जॉइंटली विद अनदर कंपनीज आल्सो। खुद से भी आप कर सकते हैं सीएसआर, मिल करके भी कर सकते हैं जॉइंट वेंचर की तरह। क्लियर? फिर 30 जुलाई को एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये आया कि अगर आप कोविड-19 का वैक्सीनेशन किसी को दिलवा रहे हैं, वो भी सीएसआर माना जाएगा, वो भी सीएसआर माना जाएगा।
अपने एम्प्लॉयज और फैमिली मेंबर को छोड़कर। तो आप कोविड-19 का वैक्सीनेशन अगर जनरल पब्लिक को दिलवा रहे हैं, ठीक है, आप जनरल पब्लिक को बोल दिए मैं आप लोग को कोविड-19 का वैक्सीनेशन दिलवाऊंगा, वो भी सीएसआर बना, ठीक है, बट एक्सेप्ट द एम्प्लॉयज एंड द फैमिली, कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर पर्सन अदर देन एम्प्लॉयज एंड फैमिली मेंबर्स एलिजिबल फॉर सीएसआर एक्टिविटी, जैसे एमईपीएल ने भी किया, ठीक है। अब एक छोटू सा अमेंडमेंट है, जिनके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल रहता था उनको पहले कोई फॉर्म जमा नहीं करना पड़ता था, फॉर्म आ गया सीएसआर 2। याद रखना, एक फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 11 फरवरी 2022 ऑनवर्ड, एक फॉर्म आ गया है, फॉर्म का नाम बता दो, सीएसआर 2, सीएसआर 2। तो ये एक अमेंडमेंट है कि अगर मेरे ऊपर सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल है, सीएसआर का कोई सेक्शन नंबर बता सकता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का सेक्शन नंबर बता सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही, सेक्शन नंबर 135, करेक्ट, सेक्शन नंबर 135। तो सेक्शन नंबर 135 सब सेक्शन अगर मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है, कब, जब नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़ है, याद है ना, नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़, या फिर नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, या फिर टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ ऑफ द इमीडिएट फाइनेंशियल, मेरे ऊपर सीएसआर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे को सीएसआर करना पड़ेगा कम से कम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर। मेरे को ना एक फॉर्म भी जमा करना पड़ेगा कि मैंने सीएसआर कितना किया है, और वो फॉर्म नंबर है सीएसआर 2, आरओसी को जमा करना पड़ेगा। सीएसआर 2 जब आप आरओसी को जमा करोगे ना, अकेले नहीं जमा करोगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी का जो फॉर्म है ना, एओसी 4, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म है ना आपका एओसी 4, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करते हो ना एसी 4 में, उसके साथ अनेक्स करके अटैच करके सीएसआर 2 जाएगा, सीएसआर 2 विल बी अटैच्ड विथ फॉर्म नंबर एओसी 4, पक्का। हाँ, अगर एनबीएफसी है तो एनबीएफसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म नंबर क्या रहता है, नॉर्मल कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म एओसी 4 है, एनबीएफसी है तो उसका फॉर्म रहता है एओसी 4 एनबीएफसी, इंडेस वाला, याद है ना, जो एक्सबीआरएल फॉलो करता है, सिखा रखे हैं चैप्टर 9 में, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, मेरे से क्लास की हो तो एक्सबीआरएल पढ़ा रखे, एओसी 4 एक्सबीआरएल फॉर्म, ठीक है ना। नॉर्मल कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करता है एओसी 4 में, जो एक्सबीआरएल फॉलो करता है एओसी 4 एक्सबीआरएल जमा करता है, एनबीएफसी कंपनी जो इंडियस फॉलो करता है एओसी 4 एनबीएफसी इंडियस फॉर्म जमा करता है, उसके साथ सीएसआर 2 अटैच करेगा। अरे समझ में आ गया सर, जो भी एओसी 4 एप्लीकेबल होगा उसके साथ सीएसआर 2 अटैच करके भेजा जाएगा। लेकिन अमेंडमेंट आया 11 फरवरी 2022 को, लेकिन इन लोग लागू किया फाइनेंशियल ईयर 2021 से। मेरा प्रॉब्लम समझो, अमेंडमेंट इन लोग लेकर के आया 11 फरवरी 2022 को, लेकिन लागू किया 2021 से, बोला 2021 का भी सीएसआर फॉर्म जमा करना पड़ेगा। अब एक बात बता, 2021 का जो सीएसआर फॉर्म है मेरा बच्चा, 2021 का सीएसआर फॉर्म, सीएसआर 2 तुमको जमा करना पड़ेगा एओसी 4 के साथ, लेकिन यार 2021 का जो एओसी 4 रहा होगा वो तो एजीएम से 30 डेज में जमा हो गया होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 तुम्हारा कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2021 को, 2021 कब खत्म हो रहा है बोलो, 31 मार्च 2021 को। एओसी 4 तो हम हो सकता है सितंबर में ही जमा कर दिए हो, सितंबर 21 में, सितंबर 2021 में, और सीएसआर 2 तो एओसी 4 के साथ जाता है, एओसी 4 तुम पहले ही जमा कर चुके हैं। तुमने मेरे को 11 फरवरी 2022 को ये बात बताया सीएसआर 2 जमा करना पड़ेगा, वो भी 2021 का भी। तो लॉ मेकर्स बोले खाली एक बार फर्स्ट टाइम सीएसआर 2 आप अकेला जमा करिए 31 मार्च 2022 तक। हम लोग का लेट हो गया बताने में, 11 फरवरी 2022 को बता रहे हैं, 11 फरवरी 2022 को हम लोग बोल रहे हैं ए सीएसआर 2 जो है ना 2021 का भी जमा कर, ए सीएसआर 2 2021 का भी जमा कर, 2021 के एओसी 4 के साथ। तो सब लोग बोले पगला गए हो क्या लॉ मेकर, 2021 का एओसी 4 तो जमा हो चुका है। चलो कोई बात, हम लोग लेट बताएं, 11 फरवरी 2022 को बताएं, खाली फर्स्ट टाइम सीएसआर 2 जो है अकेले जमा कर दो और 31 मार्च 2022 तक जमा। इसके बाद वाले साल से जब भी सीएसआर 2 जमा करोगे एओसी 4 के साथ चिपका करके जमा करोगे, मक्खन की तरह समझ में आ गया, मक्खन की तरह। यही बात यहां पर लिखा हुआ जो मैंने आपको पढ़ा, जबरदस्त वाला समझ में, क्लियर। बस इतने ही अमेंडमेंट्स थे दोस्तों, आई होप आपको अमेंडमेंट्स बहुत बढ़िया से समझ में आया है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो, और मुझे बताइए अमेंडमेंट, कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का से कमेंट करके बताइएगा अमेंडमेंट समझ में आया है कि नहीं।